अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रबिश राहली सदरी व यसिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हुल क़ौली। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? होप सो यू आर फाइन एंड यू आर प्रिपेयरिंग योर अकाउंटिंग वेरी बेस्ट। एंड और आज हम अपना पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टॉपिक आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है? बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, इतना ट्रिकी नहीं है। कि अब हम कंपनी के हवाले से बात करते हैं। लेट्स सपोज कि एक कंपनी है ABC, आपके पास एक कंपनी है, ठीक है जी। आपके पास एक ABC कंपनी है। तो इस कॉन्सेप्ट में आपको ये कहा जाता है कि अगर एक कंपनी एक बिल्डिंग बाय करती है और उसकी कोई ना कोई कॉस्ट होगी, और वो लेट्स सपोज कि 2 इयर्स अगो जो है वो ये बाय कर रही है, 2 इयर्स अगो, यानी 2 साल पहले उसने ये कंपनी जो है, ये बिल्डिंग जो है वो बाय की थी, और उसकी कॉस्ट जो है 25 मिलियन है। ठीक है, तो आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब इस एसेट्स को लिखोगे, जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस एसेट को जब लिखोगे तो आप उसको इसकी कॉस्ट पे लिखोगे। ठीक है, 2 साल पहले हमने जब इस कंपनी को, इस बिल्डिंग को बाय किया था तो 25 मिलियन की थी, और आज उसकी करंट वैल्यू जो है वो इससे ज़्यादा हो चुकी होगी। उसकी करंट मार्केट वैल्यू जो है बिल्डिंग की जो करंट मार्केट वैल्यू है वो इससे ज़्यादा है। लेट्स सपोज कि 75 मिलियन ले लो, ठीक है 75 मिलियन ले लो, ज़्यादा है ना। तो आप उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 75 मिलियन से शो नहीं करेंगे। दोबारा सुनिएगा, आपके पास एक होता है कॉस्ट और एक होती है आपके पास करंट मार्केट वैल्यू। ऐसा करंट मार्केट वैल्यू आपको ये कहा जाता है कि जब आप बिल्डिंग बाय की है आपने, कोई 2 साल पहले, 1 साल पहले, साल शुरू में जब भी बाय की है आपने, उसको जिस अमाउंट से बाय किया है आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको उसी अमाउंट से रिप्रेजेंट करेंगे। आप उसको उसकी मार्केट वैल्यू, उसकी जो भी होगी, ज़्यादा है कम है, जो भी मार्केट वैल्यू है, आप उसको उस मार्केट वैल्यू से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो नहीं करेंगे। इसे कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये इजी सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, उसे हम कहते हैं अक्रूअल। अक्रूअल बेसिस, ठीक है, और इसको हम ये भी कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये भी आसान सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसको सीखना है आपने, तो इसके लिए आपने एक टर्म है इनकम की और एक टर्म है आपके पास एक्सपेंस की। ठीक है, कहते हैं आप इनकम को उस वक्त रिकॉर्ड करेंगे, इनकम है या आपकी, या आपका जो है वो एक्सपेंस है, आप इन दोनों को उस वक्त रिकॉर्ड करेंगे जब ये इनकम आपकी अर्न हो जाए। एक्सपेंस आप उस वक्त रिकॉर्ड करोगे जब ये आपका इंकर हो जाए। ठीक है, फिर सुनिएगा, आपके पास एक इनकम आती है और एक आपके पास क्या आता है, एक्सपेंस आता है। ऐसा है, इनकम और एक्सपेंस को आप उस वक्त रिकॉर्ड करेंगे जब आपका इनकम जो है वो अर्न हो जाए, जब आपने अर्न कर लिया ऐसा, और आप एक्सपेंस को उस वक्त रिकॉर्ड करोगे जब आपने इनकर किया है।
भले आपने उसकी इनकम आपकी यानी कि कैश आपको रिसीव नहीं हुआ, ठीक है, कैश आपको रिसीव उस पीरियड में नहीं हुआ या आपने कैश उसका पे नहीं किया, ठीक है। जिस पीरियड में इनकम आपने अर्न की है आप उसी पीरियड में इनकम को रिकॉर्ड करेंगे, और जिस पीरियड में एक्सपेंस आपने इंकर किया है आप उसी पीरियड में उसको रिकॉर्ड करेंगे। भले आपको भी कैश रिसीव नहीं हुआ, आपने कैश पे नहीं किया, लेकिन आप उसी पीरियड में उसको इनकम को और एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। जैसे कि अगर एक पीरियड है 2020 का, ठीक है, 2020 का काउंटिंग पीरियड है, कंपनी ने सेल की है लेकिन सेल उसने की है क्रेडिट पे, और आपको अभी कैश नहीं मिला, आपके रिसीवेबल जो है वो क्रिएट हो गया, आपका क्या क्रिएट हो गया, रिसीवेबल क्रिएट हो गया, ठीक है। ये रिसीवेबल्स जो आपके क्रिएट हुआ है ना, आपने इसको इधर से इनकम मिलेगी ना, आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। आपने जिस पीरियड में ये इंकर हुआ है, अर्न किया है, आप उसको रिकॉर्ड कर दो। इस रेवेन्यू को आप 2020 में रिकॉर्ड कर दोगे। आप ये नहीं देखोगे कि आपको ये कैश 2021 में जाके मिल रहा है, मैं कह रही हूँ आपको 2021 में जाके मिल रहा है, आप कहोगे कि जी मैं 2021 में जाके इस रेवेन्यू को रिकॉर्ड करूँगा। ऐसा नहीं होता। आपने 20 में इसकी सेल की है, आप 20 में ही इसको रिकॉर्ड कर दोगे, ठीक है। बेशक आपको जो है वो कैश कब मिल रहा है, 2021 में। इसी तरह अगर आप 2021 में आप कोई एक्सपेंस, आपने कोई क्या किया है कि एक्सपेंस किया है, ठीक है, आपने जब एक्सपेंस इंकर कर ली है ना, आपने उसकी पेमेंट नहीं की, पेमेंट अभी नहीं की, नॉट पेड, ठीक है, आपने अभी उसकी क्या किया है, आपने उसकी पेमेंट अभी नहीं की, नॉट पेड राइट नाउ, नॉट पेड येट कर लें, ठीक है, अभी तक आपने उसकी पेमेंट नहीं की। लेट्स सपोज कि आप उसकी पेमेंट 2022 में जाके कर रहे हैं, तो आप 21 में इस एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे, आप 22 का इंतज़ार नहीं करेंगे। इसे कहते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट है अक्रूअल कॉन्सेप्ट। इसे हम मैचिंग कॉन्सेप्ट भी कहते हैं और इसे हम अक्रूअल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। इज डैट क्लियर? जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके पास आता है प्रीपेड कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसको सुनिएगा। प्री पेमेंट, इसे कहते हैं प्री पेमेंट। फोकस होकर सुनिएगा। प्री पेमेंट का मतलब है, प्री का मतलब है पहले ही, बिफोर, ठीक है, और पेमेंट आपने पहले कर दी है, इसे हम बिफोर पेमेंट भी कहते हैं, प्री पेमेंट भी कहते हैं, या एडवांस पेमेंट भी कह देते हैं, ठीक है, एडवांस पेमेंट भी कहते हैं। अब एडवांस पेमेंट का कॉन्सेप्ट आपको ये है कि अगर आपकी 2021 का एक एक्सपेंस, मैं 2021 का नहीं कहती, मैं आपको कहती हूँ 2025 का एक्सपेंस है, ठीक है। 2025 में आपको एक पेमेंट मिली है जिसका कुछ हिस्सा 2025 में जो है वो कवर हो जाता है और कुछ हिस्सा 2026 में जाके कवर होना होता है। तो आपको ये कहा जाता है कि आपने क्या करना है, तो आपको ये कहा जाता है कि आपके पास ये जो एक पेमेंट आई है, आपको जो एक एडवांस पेमेंट मिली है, ठीक है, उसका कुछ दो हिस्से हैं, एक 2025 में का है और कुछ हिस्सा 2026 का हिस्सा है, ऐसा। तो जो 2025 का हिस्सा है आप उस 2025 में उसको एज एक्सपेंस ही रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन उस पेमेंट में जो 2026 का जो हिस्सा आता है आप उसको एज प्री पेड के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। उसे क्या रिकॉर्ड करेंगे, प्री पेड के तौर पे आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, आप उसको एक्सपेंस बुक नहीं करेंगे।
प्रीपेड के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। मैं आपको इसकी एग्जांपल समझाती हूँ। देखें, एक ABC कंपनी है आपके पास, ठीक है। 1 मार्च से शुरू करें ज़रा उसका अकाउंटिंग पीरियड, और वो चलेगा आपके पास 28 फरवरी तक। ऐसा पूरे 12 महीने हो जाते हैं। आपको 1 मार्च से 28 फरवरी तक आपको रेंट इनकम जो है वो आपको मिली है। पूरे 12 महीनों की एनुअल पेमेंट हुई है आपके पास, 12 मंथ्स पेमेंट आपके पास आई है, ठीक है। अब इस 12 मंथ्स पेमेंट लेट्स सपोज के वो कितनी आती है आपके पास, मैं कह देती हूँ 5 लाख आ गई है आपके पास। पूरे 12 महीनों की पेमेंट जो है वो 5 लाख आपके पास आई है, ठीक है। इस 5 लाख में ये जो 12 महीने की हमारे पास पेमेंट आई है ना स्टूडेंट्स, इसके 2 हिस्से हैं। इसके 2 हिस्से हैं। 2025 से स्टार्ट होके ये 2026 तक एंड हो रहा है। तो इस पेमेंट के 2 हिस्से हैं आपके पास, ठीक है। एक हिस्सा 2025 का और एक हिस्सा 2026 का, ठीक है। 2026 का हिस्सा है आपके पास एक। तो 2025 और 2025 का कितना हिस्सा आपके पास, हम क्या करेंगे, 5 लाख को डिवाइड कर देंगे 12 पे और मल्टीप्लाई मैं करूँगी इसको 10 के साथ, ठीक है। मार्च से दिसंबर तक 10 मंथ्स बनते हैं, हाँ जी। तो मेरे पास इसकी अमाउंट आती है 41,667, ठीक है। मैंने राउंड ऑफ कर दिया। और 2026 की 5 लाख में से मैं इस अमाउंट को माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास आ जाएगा 83333। ये 2026 की अमाउंट है। अब समझने वाली बात ये है स्टूडेंट्स कि ये जो 2025 की ये वाली अमाउंट होगी ना, इसको हम एक्सपेंस बनाएंगे, क्योंकि ये हमारे पीरियड का एक्सपेंस है। हमने ऊपर यही बात की थी कि जिस पीरियड का एक्सपेंस हो आप उसी पीरियड में उसको रिकॉर्ड करोगे, चाहे आपको पेमेंट हुई है चाहे आपको पेमेंट नहीं हुई। जिस पीरियड का एक्सपेंस है आप उसी पीरियड में ही उसको रिकॉर्ड करोगे। इनकम के साथ भी हम यही सलूक करेंगे और एक्सपेंस के साथ भी हम यही सलूक करेंगे। 2026 की जो बात रहेगी इसका क्या करेंगे, इसको हम एज प्रीपेड के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास एडवांस पेमेंट आई है। इज डैट क्लियर। 2026 की जो अमाउंट होगी उसको एज एन एक्सपेंस आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मैं सिंपल आपको ये बताना चाह रही हूँ, हम सिर्फ 2025 की अमाउंट को ही रिकॉर्ड करेंगे। इज डैट क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके पास आता है एक्रूड एक्सपेंस। ठीक है, पहले आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था प्री पेमेंट का, अब आप कॉन्सेप्ट पढ़ने लगे हैं एक्रूड एक्सपेंस का। एक्रूड एक्सपेंस का मतलब ये है कि आपका जो है एक्सपेंस हो गया लेकिन आपने पेमेंट नहीं की, ठीक है। ऐसे एक्रूड एक्सपेंस ऐसी अमाउंट होती है कि एक एंटिटी ने वो बेनिफिट ले लिया है, लेकिन उस पीरियड में ले लिया है लेकिन उसने उसकी पेमेंट नहीं की। इसकी एग्जांपल मैं आपको कैसे दूं, ऐसे ले सकते हैं हम कि एक्सपेंस जो है वो इनकर हो चुका है लेकिन आपने उसकी पेमेंट नॉट येट पेड, ठीक है। आपने उसकी पेमेंट नहीं की, इसे कहते हैं एक्रूड एक्सपेंस। नॉट येट पेड, अभी उसकी आपने पेमेंट नहीं की। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं, आपका जून 2025 का एक इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है, ऐसा जिसको आपने पे करना ही करना है, उसको आप निगलेक्ट कर ही नहीं सकते। जून 2025 का आपको 1 मंथ जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, आपने उसकी बेनिफिट्स अवेल कर ली हैं, लेकिन अभी तक आपने उसकी पेमेंट नहीं की। जून
पूरा महीना चला गया, आपने उसकी पेमेंट नहीं की, आप उसकी पेमेंट जो है वो जुलाई 2025 में जाके करते हैं, ऐसा जुलाई 2025 में जाके उसकी पेमेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन इस जो जून की जो पेमेंट है, जून का जो एक्सपेंस है, आप पे लाजम है कि आप उसको जून में ही रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, मस्ट रिकॉर्ड इन जून। आप इस बिल को जून के महीने में ही रिकॉर्ड करोगे, आप जुलाई में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जिस पीरियड का जो एक्सपेंस होता है आप उसी पीरियड में ही उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ये तीसरा कॉन्सेप्ट गुजरा है और तीसरी दफ़ा मैंने आपको यही कहा है कि एक्सपेंस या इनकम जिस पीरियड से रिलेट हो रहा हो आपने उसी पीरियड में रिकॉर्ड करना है। भले आपको उसकी पेमेंट पहले मिल गई है और भले आपको उसकी पेमेंट अभी तक नहीं की है आपने, एक ही बात है, लेकिन जिस पीरियड की बात है उसको उसी खाने में रखेंगे, आप उसको आगे मूव नहीं करवाएंगे। जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके पास आता है जिसे हम कहते हैं एक्रूड इनकम। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम की भी वही बात है कि आपने, एक्रूड इनकम का मतलब क्या है, एक्रूड इनकम का मतलब ये है कि आपने उस पीरियड में सर्विस या आपने बेनिफिट कर दे दी है। ठीक है, आपने बेनिफिट जो था वो दे दी है, आपको पेमेंट नहीं हुई, आपको कैश रिसीव नहीं हुआ, यानी जो कि ऐसी अमाउंट जो कि एक एंटिटी ने नेक्स्ट पर्सन को उसको बेनिफिट दे दी है। ठीक है, किसी भी मद में, आया उसको सेल करके दे दी है, आया उसको सर्विस दे के दे दी है, कुछ भी करके उसने उसको बेनिफिट दे दिए हैं, बेनिफिट अगला ले चुका है, लेकिन अभी तक आपको वो पेमेंट, वो जो कैश है जो आपका अपना आपका हक है वो आपको रिसीव नहीं हुआ, इसे कहते हैं एक्रूड इनकम। ठीक है, यानी कि नॉट येट रिसीव्ड आप कह सकते हैं, नॉट येट रिसीव्ड, यानी कि आपको अभी तक ये पेमेंट, ये इनकम रिसीव नहीं हुई, इसे कहते हैं एक्रूड इनकम, लेकिन आप उस पीरियड के बेनिफिट अगले को दे चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देती हूँ। लेट्स सपोज कि मैं ही हूँ। ठीक है, देखिएगा, मैं हूँ, अब मैं हूँ कि मैं क्या करती हूँ, मैं टीचिंग करती हूँ, ऐसा है, मैं स्टूडेंट्स को टीच करती हूँ और लेट्स सपोज कि ये दिसंबर का महीना चल रहा है और एक स्टूडेंट से मुझे लेट्स सपोज कि फ़ीस नहीं मिलती और वो कहते हैं कि जी हम आपको नेक्स्ट मंथ दे देंगे, अभी हमारे हालात नहीं सही हैं, कुछ भी समहाउ रीज़न बिहाइंड दिस, कोई भी रीज़न हो इसके पीछे, लेकिन मुझे फ़ीस नहीं मिली दिसंबर मंथ की, मुझे वो फ़ीस जनवरी में जाकर मिल रही है। ठीक है, लेकिन मैं सर्विस उसको दिसंबर में दे चुकी हूँ, तो जो मैं दिसंबर में उसको जितनी की भी सर्विस दी है ना, लेट्स सपोज कि उसकी फ़ीस अगर 5000 है, मेरा काम ये है कि मैं इस फ़ीस को दिसंबर में ही रिकॉर्ड करूँगी, मैं जनवरी में रिकॉर्ड नहीं करूँगी। बेशक मुझे ये फ़ीस जनवरी में जाके ही मिले, लेकिन रिकॉर्डिंग उसकी कब होगी, इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ठीक है, इसे कहते हैं एक्रूड इनकम। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिएगा, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट आपके पास। ठीक है, चलिए देखिएगा, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है।
देखिएगा, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अकाउंटिंग में एक प्रिंसिपल है कि आप अपने रेवेन्यू को उस वक्त रिकॉग्नाइज करोगे जब आप उसको अर्न कर चुके हो। अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल है, क्या है? प्रिंसिपल है, जिसे कहते हैं ना असूल, वो है, वो ये असूल है, वो ये कहता है कि आप रेवेन्यू उस वक्त तक रिकग्नाइज नहीं करोगे जब तक आप उसको अर्न ना कर चुके हो। ये अर्न का मतलब क्या है? इसमें बहुत सी बारीकियाँ छुपी हुई हैं, और FAR 2 में आओगे ना तो आपको इस पे एक स्टैंडर्ड नज़र आएगा जिसे हम कहते हैं IFRS 15। ठीक है, IFRS 15 है वो। ये रेवेन्यू पे ही कॉन्सेप्ट, ये रेवेन्यू पे ही ये स्टैंडर्ड बना हुआ है, इसे हम IFRS 15 कहते हैं। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट आपको स्टूडेंट्स ये कहता है कि आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये मैं आपको शॉर्टकट नहीं मतलब छोटे छोटे फॉर्म में आपको बता देती हूँ कि अकाउंटिंग के एक प्रिंसिपल है कि आप रेवेन्यू उस वक्त तक रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते जब तक आप उसको अर्न ना कर चुके हो। आप रिकॉग्नाइज उस वक्त करोगे, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज उस वक्त करोगे जब उसे अर्न करोगे। अब ये उस वक्त रिकॉग्नाइज नहीं करोगे जब आपको पेमेंट मिल गई है। ठीक है, इसकी मेरे पास बहुत सी एग्जांपल्स आ रही हैं, फ़िलहाल मैं बताती हूँ। मेरे पास बहुत सी अभी फ़िलहाल मेरे माइंड में क्लिक हो रही हैं एग्जांपल्स, जिसमें से एक एग्जांपल मैं ये देती हूँ कि ये गुड्स हैं, आपने सेल की है। अगर तो आप उसको कैश पे सेल कर रहे हैं ना, और कैश पे सेल की है, तो आपका बनता है जो जिसे कहते हैं एंट्रीज, कैश डेबिट और गुड्स क्रेडिट, ऐसे बनेगा, या सेल्स क्रेडिट कह लो। ठीक है, कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट। अच्छा, इसमें आपका ये बनेगा कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। यहाँ पे आपकी गुड्स उसी वक्त निकल गई हैं। ठीक है, इस एंट्री में आपकी गुड्स उसी वक्त आउट हो गई हैं, कस्टमर ले गया, आप पे लाजम है आप अपने रेवेन्यू को बुक कर सकते हो, चाहे जिस भी अमाउंट से कर रहे हो, जिस भी अमाउंट से आपके गुड्स जा रहे हैं आप उस अमाउंट पे आप उसको रिकॉग्नाइज कर दो, आप पे लाजम हो गया। लेकिन एक चीज़, दूसरी केस ये होता है, कस्टमर आया आपके पास और उसने एडवांस पेमेंट की है। ठीक है, गुड्स की उसने एडवांस पेमेंट की है, वो एडवांस पेमेंट कर दी है। जब एडवांस पेमेंट उसने आपको कर दी है गुड्स के लिए कि इतनी देर में मुझे यानी कि गुड्स पहुंचा देना कुछ भी, लेकिन अभी आपने गुड्स नहीं तैयार की ना गुड्स पहुंचाई हैं, लेकिन आपने पेमेंट आ गई, आपके पास पेमेंट आ गई है ना, तो स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपको ये कहता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपको ये कहता है आप इस केस में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। इस केस में आप रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, रेवेन्यू उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक आप अपने इन गुड्स को डिलीवर नहीं कर देते। मेरी बात समझ में आ रही है? एक केस मैंने आपको ये बताया है, आपके पास कस्टमर आया, उसने गुड्स पसंद की हैं, जैसे हम शॉप पे जाते हैं, कपड़े की शॉप पे जाते हैं, सूट पसंद करते हैं, अगला हमसे कैश ले लेता है और हमें वो जो कपड़े हैं वो पकड़ा देता है, सूट जो भी हम पसंद करते हैं, हम गुड्स लेके घर आ जाते हैं। अगला जो है वो अपना शॉपकीपर अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकता है, उसका हक है। लेकिन एक कस्टमर आपके पास आया है, ठीक है, एक कस्टमर आपके पास आया है, उसने आकर आपको एडवांस पेमेंट कर दी है, उसने कहा है, उसने देखा है उसके पास वो गुड्स नहीं है, उसने कहा है कि यार ये आप ज़रा मुझे मंगवा देना, ये मैं आपको एडवांस पेमेंट कर देता हूँ। ठीक है, उसने जो एडवांस पेमेंट की है शॉपकीपर को, वो शॉपकीपर, वो कंपनी या शॉपकीपर वो उसको एडवांस पेमेंट को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेगी।
क्योंकि उसने वो उस वक्त रिकग्नाइज करेगी, वो कंपनी या शॉपकीपर वो उस वक्त रिकग्नाइज करेगी जब वो गुड्स जो है वो इस कस्टमर को डिलीवर कर देगा। भले उसमें 10 दिन लगे, 8 दिन लगे, 1 हफ्ता लगे, जितना भी टाइम लगता है, वो रेवेन्यू उस वक्त तक रिकग्नाइज नहीं कर सकता जब तक वो गुड्स जो है वो डिलीवर ना कर दें कस्टमर को। इज डैट क्लियर? ये हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। मैं आपको इसकी एक और मेरे पास जो आम लाइफ में मेरी अपनी एग्जांपल है, मैं आपको वो भी बता दूं। जो मैं कह रही थी कि मेरे माइंड में बहुत सी एग्जांपल्स इसके अकॉर्डिंग जो है वो निकल रही हैं, एक और भी है मेरे पास। चलिए देखें, मैं 5 डेट, ठीक है, दिसंबर की, मेरा काम है जी फीस कलेक्ट कर लेना स्टूडेंट से, ठीक है। अब मैं फ़ीस कलेक्ट कर रही हूँ, मैं रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं कर सकती जब तक 31 दिसंबर नहीं हो जाएगा। जब तक 31 दिसंबर एंड नहीं होगा, मैं अपनी सर्विस के अगेंस्ट जो फीस ले रही हूँ, मैं जब तक 31 दिसंबर नहीं आएगा मैं इसका रेवेन्यू बुक नहीं कर सकती। मैं इसका रेवेन्यू बुक 31 दिसंबर को ही करूँगी, उससे पहले मैं बुक नहीं करूँगी। इज़ डैट क्लियर? ठीक है, ये बस आपको एक चीज़ समझाना चाह रही थी। एक और भी मेरे पास एग्जांपल है। जैसे मैं अभी हम क्या करते हैं, हम ऑनलाइन बुक्स मंगवाते हैं, ठीक है। हम ऑनलाइन बुक्स मंगवाते हैं और जो शॉपकीपर है वो हमसे क्या डिमांड करता है कि बच्चे आप हमें सबसे पहले पेमेंट करें, एडवांस पेमेंट करें, उसका स्क्रीनशॉट हमें सेंड करें, फिर हम यहाँ से बुक्स जो हैं वो डिस्पैच करेंगे। तो जब हम एडवांस पेमेंट कर देते हैं ना, तो ये शॉपकीपर रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं कर सकता जब तक वो गुड्स जो हैं यानी बुक्स जो हैं वो हम डिलीवर ना कर दें। जैसे ही उसने बुक को उसको पेमेंट मिली, उसने बुक को पैक किया और उसने कोरियर सर्विस को ये बुक जो है वो दे दी, ठीक है, और डिलीवर कर दिया। जैसे ही उसने डिलीवर कर दिया, उसने अपनी तरफ से अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। जैसे हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बोलते हैं परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। इस शॉपकीपर ने अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मतलब कर दी, उसने अपनी परफॉर्मेंस कर दी। जब उसने अपनी परफॉर्मेंस कर दी तो उस वक्त वो अपना रेवेन्यू रिकग्नाइज करेगा, लेकिन एडवांस पेमेंट की सूरत हाल में वो रिकग्नाइज नहीं करेगा। इस तरह देखें, मैंने आपको बहुत सी इसकी एग्जांपल्स बता दी एक छोटे से कॉन्सेप्ट की, और ये कॉन्सेप्ट छोटा है लेकिन मीनिंगफुल है। इसमें बताया ना कि FAR 2 में, FAR 2 जिसको अब हम कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के नाम है इसका, CA में, इसमें आप जब जाएंगे ना तो इंशाल्लाह तो आप देखेंगे IFRS 15 है, पूरा एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है वहाँ पे बैठा हुआ, जो कि रेवेन्यू पे बेस करता है, और आप उसको ऐसे ही रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, ठीक है। ये मिस कॉन्सेप्ट हो जाता है, इस तरह मिस मैच हो जाता है। तो मेरी उम्मीद है कि आपको इन सारी बातों की समझ आ गई। मैंने इस पे आपको 4 एग्जांपल जो हैं, 4-5 ही दे दिए एग्जांपल्स, इस पर बस समझ आनी चाहिए कॉन्सेप्ट की। अकाउंटिंग में सिर्फ कॉन्सेप्ट मैटर करते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट सही हैं, इट मीन्स कि आप वापसी का रास्ता नहीं होगा, और जिधर आपके कॉन्सेप्ट्स वीक है ना, उधर आई कैप आपको बार बार बुलाएगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके पास आता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? प्रूडेंस। जी, ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आपको क्या कहता है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आपको ये कहता है, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक होता है, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक होते हैं एसेट्स, ऐसा, एक होती हैं लाइबिलिटीज़, फिर एक होता है इनकम, और एक होते हैं एक्सपेंसेस, ठीक है जी। तो जो एसेट्स हैं इसको ओवर स्टेट ना करो और लाइबिलिटीज़ को अंडर स्टेट ना करो, ठीक है।
इनकम है उसको ओवर स्टेट ना करो और एक्सपेंसेस हैं उसको अंडर स्टेट ना करो। ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इससे ज़्यादा तो फिलहाल कोई डिटेल नहीं है इसकी, बस ये याद रख लें कि प्रूडेंस ये कहता है कि इनकम और एसेट इसको ओवर स्टेट नहीं होना चाहिए। इनकम और एसेट्स आपका ओवर स्टेट नहीं होना चाहिए। इसी तरह लाइबिलिटीज़ और एक्सपेंसेस आपकी अंडर स्टेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, मुझे बहुत से स्टूडेंट्स का कमेंट्स मिल रहे हैं कि जी फाइनल अकाउंट का हमें टॉपिक करवाएं, क्वेश्चंस करवाएं। देखिए मुझे करवाने में कोई इशू नहीं है, अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट पीछे से क्लियर है, यानी कि पीछे जितने भी चैप्टर्स हैं 10 चैप्टर्स हैं पीआरसी के, अगर आपके 9 चैप्टर्स आपके फिंगर टिप्स में हैं, आपको हर बेसिस आती हैं, तो ट्रस्ट मी कि मैं डेली बेसिस पे 2-2 सवाल करवाने को भी तैयार हूँ, मैं उसकी रिकॉर्डिंग भी उसके थ्रू करवाने को तैयार हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो पहले उन उन चैप्टर्स को हम क्लियर कर लेते हैं, क्या ख्याल है? तो फिर उसके बाद फिर हम ये जो है फाइनल अकाउंट्स पे जाएंगे। आगे आपकी मर्ज़ी है, आप मुझे बस कमेंट में बता दें, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करने को तैयार हूँ, मेरे को कोई इशू नहीं है कि मेरा कोई अपना नहीं, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ना है, आप लोगों को लेक्चर चाहिए, मैं देने को तैयार हूँ, आपकी मर्ज़ी है, जैसा कहेंगे मैं वैसा कर लूँगी, मेरे को इशू बिल्कुल भी नहीं है। तो बाकी अपन ये सारा जो कॉन्सेप्ट है फर्स्ट चैप्टर का था, ये मैंने पहले जो है बाकी ये रह गया था, इसके अलावा थोड़े दो चार और टॉपिक्स रह गए आपको करने वाले, वो उसके साथ भी एक रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर दूंगी और साथ उसकी प्रैक्टिस करवा दूंगी, इंशाल्लाह वो भी चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने सेकंड चैप्टर की जो है खुद ही समरी दी थी कि आया साथ साथ उसको भी ज़रा लेके चलें, क्योंकि इसमें जो इस फर्स्ट चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट्स रह गए वो सिर्फ कॉन्सेप्ट्स में हैं, वो सिर्फ छोटी छोटी बातें रह गई हैं, वो आपको सिर्फ रैंडमली सुन भी लेंगे ना तो भी काम चल जाएगा आपका। लेकिन वो जो सेकंड चैप्टर था उस पर अब आपकी अकाउंटिंग की बेस स्टार्ट होनी थी उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका फर्स्ट टाइम है अकाउंटिंग का, ठीक है, ये जिनके कॉन्सेप्ट थोड़े हिले हुए हैं, वो उनसे से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और बाकी वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें, हमें हर अपने लेक्चर के एंड पे यही बोलती हूँ, just like and comment and subscribe my channel, and share this video, this lecture to your CA fellows as well. बाकी अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।